हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज जो 30 जनवरी को पेपर हुआ है शिफ्ट 2, इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान रखना है इस बात का कि भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से इनको कंपाइल किया गया है। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन हो, लेकिन हाँ ऐसा ही था। अब जैसे मैं यहाँ बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन फॉर अबव रिएक्टेंट्स इज। भाई SN1 रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट दिए गए हैं इनका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको यह मालूम होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन होता क्या है। तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, तो कार्बोकेटायन, और इसके बाद क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और कार्बोकेटायन से रिएक्ट करता है। तो यहां पर ऑर्डर कैसे देखते हैं, इसमें SN1 रिएक्शन का स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, कौन आसानी से होगा, कौन कैसे होगा। तो सीधा जवाब है कि भैया इस रिएक्शन में रास्ता कहां से जाता है, तो कार्बोकेटायन होकर के। कौन आसानी से जाएगा, कौन बढ़िया जाएगा, कौन SN1 से जाएगा, तो जिसका कार्बोकेटायन पहले बनेगा। किसका कार्बोकेटायन पहले बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। आप तो कुछ मत करो, आप तो सीधा सीधा इनके कार्बोकेटायन बना करके कंपेयर कर लो। आप तो यहाँ कार्बोकेटायन बना दो इस क्लोरीन को हटा करके, और यहाँ क्लोरीन को हटा के जैसे ही आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आप इस क्लोरीन को हटा दो, यहाँ भी हटा दो, इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो, कुछ मत करो, आप तो केवल कार्बोकेटायन बना लो और इसके बाद इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो कि ये सारे हमारे पास कार्बोकेटायन है। अब आप बताओ कौन सबसे अधिक स्टेबल है। तो कोई भी कार्बोकेटायन जो इसे एनर्जी दे, जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा। कौन कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ क्या कौन सा इवेंट है, रिजोनेंस। और इस केस में ये कार्बोकेटायन कहाँ पहुंचा, तो ऑर्थो पे। यहाँ से कहाँ आया, पारा पे, और पारा पे कौन बैठा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो +M। ओके, तो ऑक्सीजन भी यहाँ इलेक्ट्रॉन दे करके, हेट्रो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ये इसके ऑक्टेट को पूरा कर पा रहा है। तो ये तो कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, इसी तरीके से इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, तो नाइट्रोजन पे भी हमारे पास लोन पेयर है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसमिट करेगा, आर्थो पे आएगा, आर्थो से पारा पे आएगा, और पारा पे कौन बैठा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये इसको ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबलाइज कर देगा। अब इन दोनों में आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो सबसे आसानी से कौन देगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का +M बहुत ज्यादा होता है देन मिथॉक्सी। तो ये तो हमारा आगे देख लेते हैं। यहां पर क्या बैठा है, नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब क्या है, N डबल बॉन्ड O, और इधर हो गया O। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसमिट करके ऑर्थो पे पहुंचा, फिर यहाँ पारा पे पहुंचा, तो पारा के बगल वाले एटम पे क्या आ रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, या उल्टा चार्ज हो रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक साथ। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। -M ग्रुप है, -I ग्रुप है, ये +M ग्रुप है, ये भी +M ग्रुप है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की। तो कौन सबसे अधिक स्टेबल है, तो सेकेंड, देन थर्ड, देन जो कोई नहीं। और यहां पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी घट रही है, तो आपका ऑर्डर क्या होगा, 2 इज बेटर देन 3, 2 बेटर देन 3, देन 4 जब कोई नहीं दे रहा है, देन 1। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन फॉर एबव रिएक्शन इज 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। SN1 का क्या रेट होगा वो हम लोग देख पा रहे हैं। अगले नंबर पे चलते हैं। Assertion 1, antihistamines does not affect secretion of acid in stomach, and anti-allergic and antacids attack on different receptors। यहां ध्यान दीजिए। तो इस बात को समझना है कि एंटीहिस्टामिन्स डज नॉट अफेक्ट सेक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। इस क्वेश्चन में अपने पास डिस्कस करने को ज्यादा कुछ नहीं है। ये बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ड्रग्स का क्वेश्चन है, और प्योरली फैक्चुअल NCERT के अंदर में लाइन बाय लाइन मेंशन है कि भैया सेक्रीशन ऑफ एसिड इन ड्रग्स को स्टोमक में कौन अफेक्ट करता है, तो हिस्टामिन्स अफेक्ट करता है। एंटीहिस्टामिन्स उसको अफेक्ट
नहीं करता, ये लाइन वहां साफ साफ लिखा हुआ है। और एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड्स अटैक ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स, ये लाइन भी वहां लिखा हुआ है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर बेसिकली वॉल्स पे बैठे हुए सर्टेन सेल्स हैं, सर्टेन बेसिकली अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जो मैसेज को लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं अंदर और बाहर की ओर, सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो दे अटैक ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। ये दोनों लाइन सही है। सर्सन 1 रीजन 1 2 जो लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज नॉट सर्सन 1 रीजन 2, ये यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 होगा और उसी पैटर्न में आ रहा है। तो दोनों ही ये सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, अगेन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज गिवन एज, कि ये जो हमारे पास 4 कंपाउंड हैं, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या है? तो भाई ये ध्यान रखना कि एसिडिटी क्या होता है। तो कोई भी एसिड है, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है। कौन अच्छा एसिड है? यहां ध्यान दो, वह अच्छा एसिड है जिसके कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपको चेक क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। आप सबसे पहले क्या करें? इनके कंजुगेट बेस बना दे। कैसे बना दे? तो H+ को हटा देंगे तो यहां क्या बन गया? माइनस। 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 तो बेसिकली दीज आर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोक्साइड्स। ये सब बराबर है। तो अब आपको ये देखना है कि इन पे जो बैठे अलग अलग ग्रुप हैं वो क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं। बना तो सब सेम है। ये भी इलेक्ट्रॉन चुरा के आया है हाइड्रोजन से, ये भी इलेक्ट्रॉन चुरा के आया ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। तो सारे बेसिकली फिनोक्साइड्स आयंस अपने बराबर हैं। अब ये देखना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन चुरा के आया है क्या ये स्टेबलाइज होता है या डीस्टेबलाइज होता है? तो मिथॉक्सी ये तो खुद इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन चुरा के आया, प्लस m ग्रुप है, ये तो स्टेबिलिटी को घटाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एनायन है तो एनायन की स्टेबिलिटी को प्लस m ग्रुप घटाते हैं। और नाइट्रो ये कैसा ग्रुप है? तो -m -i, तो ये क्या करता है? बढ़ाता है। यहाँ पर आप पारा पोजीशन पे बैठे हुए हो, पारा पोजीशन पे क्या देखना है? मेसोमेरी इफेक्ट, ये बढ़ा रहा है। ओके, इस केस में क्या होगा? तो इस केस में एक अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन से थोड़ा सा बढ़ाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। क्यों? मेसोमेरी हाइपर मतलब बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो हाइपर कंजुगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो जब बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और ये क्या हुआ? ये हमारा फिनोक्साइड आयन है, तो ये तो रिफरेंस हो गया, इस पर कोई किसी तरह का पाप पुण्य नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, तो यहां पर ये जो पाप करके आया है तो ये उसे छुपा रहा है और ये बाकी सब उसके पाप को बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के सबसे अधिक स्टेबल कौन सा हो गया? तो आपका नाइट्रो। तो दिस इज योर C, A B C D। ओके, ये हुआ A B C एंड D। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन है? तो C। इसके बाद कौन हो गया? तो इसके बाद तो भाई कोई नहीं, ये भी पाप को छुपा नहीं रहा, बढ़ा रहा है, यहां भी बढ़ा रहा है। तो सबसे बाद इसके बाद कौन सा हो जाएगा? A। अब बात उठी B और D में कौन होगा? तो आंसर इज B। क्यों? तो ये हाइपर कंजुगेशन है और यहां पर ये क्या है? मेसोमेरी है। तो ये आपके CABD कौन सा आंसर है? ये आंसर है CABD। दिस इज मोस्ट स्टेबल देन फिनोक्साइड देन B। ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है पारा पोजीशन पे, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। देन D जो मिथॉक्सी से प्लस m हो रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिकली है क्या? यहाँ पे स्टेबिलिटी देखना है क्या है भाई? तो हमारे पास कार्बोकैटायंस हैं, ये सारे कार्बोकैटायंस हैं। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हम लोग को क्या देखना है? तो आपको ये देखना है, जैसे ये केस है, इस केस में तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये डायरेक्ट NH2 के साथ रिजोनेंस में है, तो ये तो यहाँ चला जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी बात कि ऑक्टेट यहाँ पूरा तो हो रहा है, लेकिन ये कार्बोकैटायन इन दो जगह से क्रॉस कंजुगेशन में है और यहाँ पर क्या है? ये डायरेक्ट कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में
कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों केस में NH2 का प्लस M इन्वॉल्व है, दोनों ही जगह प्लस M इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे बनिस्पत की इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। क्यों? क्योंकि वो अगर यहाँ चले गए, ट्रांसमिट हो गया, तो उस केस में वहां पर NH2 का कोई रोल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन एंड डायरेक्ट कंजुगेशन। तो कंसेप्ट क्या हुआ? तो B इज मोर स्टेबल देन D। ओके, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बात करें। हमने B और D को पहले क्यों देखा? तो B और D में जो लोन पेयर हैं वो डायरेक्ट कंजुगेशन में आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सबके साथ कंजुगेशन है, यहाँ तो केवल डायरेक्ट कंजुगेशन है। तो आंसर इज B इज बेटर देन D। ओके, इसके बाद अब बचा दो, कौन कौन? तो C और दूसरा कौन? A। पहला नंबर, क्या C में पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है नाइट्रोजन का? नहीं। यहां मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप यहां से पाई इलेक्ट्रॉन देते हो, अच्छा है, कहां चला जाएगा? दूसरे पोजीशन पे। क्या वहां पे NH2 का इलेक्ट्रॉन आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहां पर और दे देंगे तो ये यहां पे चला जाएगा। मतलब रिजोनेंस तो है, लेकिन इस पूरे रिजोनेंस में, इस पूरी स्टेबिलिटी में NH2 के लोन पेयर का कोई रोल नहीं है। NH2 यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ है तो बेसिकली ऐसे समझिए कि आपको भूख लगी हुई है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको प्यास लगी हुई है, आपकी स्टेशन, वहां ट्रेन रुक रही है जहां पानी नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई आखिर यहां भी तो NH2 है, हाँ है, ट्रेन यहां रुक रही है, यहां रुक रही है, यहां रुक रही है, जहां भी रुक रही है वहां नहीं रुक रही है जहां पर पानी उपलब्ध है। इस केस में क्या था कि ये ट्रेन तो उसी स्टेशन पे खड़ी है जहां पर पानी का नल लगा हुआ है। इस ट्रेन में, इसमें क्या है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पे, उसके बाद यहाँ पे पानी का नल लगा हुआ है। तो इस तरीके से इन दोनों में पानी तो उपलब्ध है और यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है। और अगला केस, इस केस में आप देखेंगे तो दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन है। तो कुल मिलाकर के आपका ज्यादा बेटर कौन है? तो सबसे बढ़िया तो हमारे पास हो गया B हो गया, सबसे बढ़िया हमारे पास B हो गया, डायरेक्ट कंजुगेशन। उसके बाद हमारे पास कौन सा हो गया? D हो गया। तो हमारे पास B, D, C एंड A, ये इसका बेस्ट आंसर है, दैट इज आंसर 2। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1, ये कंपाउंड दिया हुआ है जिंक मरकरी HCl और ये प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2, जिंक मरकरी HCl विल कन्वर्ट दिस इनटू दिस। ओके, ये तो सही है, ये लाइन तो सही है। दिस इज कॉल्ड क्लीमेंस रिडक्शन, जिंक मरकरी HCl क्लीमेंस रिडक्शन है। और क्लीमेंस रिडक्शन में क्या होता है? तो कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उसको एसिडिक मीडियम में टोटली रिड्यूस करने के काम में आता है। जहां पर CO ग्रुप होता है वहां CH2 आता है। अब रही बात स्टेटमेंट 1, ये सही है या गलत है? तो स्टेटमेंट 1 में एक एरर है। स्टेटमेंट 1 में क्या एरर है? ये तो CO बॉन्ड तो रिड्यूस हो गया, डन, दैट इज गुड। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि जहां पर OH होगा या एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा, एल्कीन होगा, ईथर होगा, ईस्टर होगा, तो इनके साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पर Cl के आने की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप के प्रेजेंस में क्लीमेंसन नहीं किया जाता। तो पहला लाइन तो गलत है और दूसरा लाइन सही है। तो आप देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, द आंसर इज 4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, BOD वैल्यू ऑफ वाटर सैंपल इज 3 ppm पार्ट पर मिलियन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये कहां से है? ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तो बार बार बच्चों को कहता हूं कि भैया कुछ करो चाहे नहीं करो, 5 चैप्टर तो पूरा बढ़िया से कमांड कर लो। कौन कौन से? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एवरी लाइफ, पॉलीमर्स। तो ये अगर आपके अच्छे कंट्रोल में है तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आराम से 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। इस पेपर में तो दिख रहा है ये BOD वैल्यू ऑफ वाटर सैंपल इज 3 ppm, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन। ओके, इट इज हाईली पॉल्यूटेड वाटर, गलत। व्हाट इज BOD वैल्यू?
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली वाटर में जैसे जैसे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने का मतलब वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है और वहाँ जो बैक्टीरियाज वहाँ जो पनपे हुए हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जहाँ पर कम होता है 3 ppm, तो दिस इज द वैल्यू फॉर अल्ट्रा वेरी प्योर वाटर, क्लीन वाटर जो आप पी सकते हैं। इट इज हाईली पोल्यूटेड वाटर गलत है, इट इज क्लीन वाटर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल इज वेरी लेस। ओके, यहाँ ये देखिए वेरी लेस नहीं, ये तो गलत है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा है, बढ़िया है। यहाँ पर बायो ऑर्गेनिज्म कम है, यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन अच्छा है। तो ये बेसिकली डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड कम है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इनरिच है। ओके, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड, इट इज क्लीन वाटर। बिल्कुल सिंपल, एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना। Again, statement 1, a mixture of chloroform and aniline can be separated by distillation. Again, this is a gift. अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा है उसके लिए गिफ्ट है। 11th के पेपर में, 11th का अगर आपने एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 आप देखें, वॉल्यूम 2 में देखेंगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसी में ये लाइन दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से। यस, दैट इज करेक्ट। When separating aniline from a mixture of aniline and water, aniline और वाटर को जब हम डिस्टिल करते हैं तो उस केस में aniline को बेसिकली इस मिक्सचर के कारण aniline का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये बात सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 373 का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो बॉयल्स बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली ये लाइन सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखें। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और ये पेज आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इस पेपर में हम लोगों ने ये 7 क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे जो आपके सामने डिस्कस कर दिए और आई होप आपको इससे फायदा हुआ होगा और हम लोग मिलेंगे फिर अगले पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू।